नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोग का समाधान प्रोग्राम में। और ये आप लोग के लिए यूपी स्पेशल का पेपर 5-6 का कंटेंट हम लोग लेकर आ चुके हैं। डे 75 का वीडियो आप लोग के सामने आ रहा है, जिसमें हम लोग यूपी स्पेशल का जो कंटेंट है उस पर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में बाढ़ तथा सूखे दो प्रमुख समस्याएं हैं जो प्रदेश के विकास में बाधक हैं। इनसे निपटने के संबंध में उपाय दीजिए। तो बाढ़ और सूखा पर, यानी कि अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये महत्वपूर्ण सवाल होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश इस समय इन दोनों ही समस्याओं से ग्रस्त है। तो ऐसे में देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में सूखा तथा बाढ़ प्रदेश में दो अलग अलग भाग की प्रमुख समस्याएं हैं। जहाँ सूखे के संबंध में दक्षिण पश्चिम तथा दक्षिण क्षेत्र में स्थित जिलों में है, वही बाढ़ की समस्या पूर्वी क्षेत्र के जिलों में व्याप्त है। उत्तर प्रदेश में सूखे का क्षेत्र बुंदेलखंड, जालौन, झांसी, महोबा, बांदा, औरैया, इटावा आदि क्षेत्र में देखने को मिलता है। अब हम देखेंगे कि सूखे के कारण क्या हैं। ठीक है, देखिए इस तरीके से फ्लो चार्ट आप बनाइए और इस फ्लो चार्ट के माध्यम से कोशिश कीजिए कि आंसर दीजिए। उससे क्या होगा कि आपका उत्तर भी बढ़िया हो जाएगा और साथ में प्रेजेंटेशन भी अच्छा हो जाएगा। तो मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ कि हमें प्रेजेंटेशन पे भी उतना ही ध्यान देना है जितना कि नॉलेज पे। ठीक है, तो क्या कारण है सूखे के? दक्षिण पश्चिम मानसून में बहुत कम वर्षा का होना। ठीक है, जो बुंदेलखंड का सूखा है उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि दक्षिण पश्चिम मानसून का बारिश इसके माध्यम से कम होती है। बहुत संख्या में नदियों का होना बुंदेलखंड में, नहर तंत्र की पर्याप्त विकास न हो पाना, ये सभी कारण किसके हैं? आपके बुंदेलखंड में सूखे के, यानी कि जो अकाल पड़ रहा है। अब हमें उपाय बताने हैं, तो इस तरीके से आप एक जो है पॉइंट वाइज अकाल का सूखे का जो है उपाय बता सकते हैं। सबसे पहला, सूखा प्रभावित क्षेत्र बुंदेलखंड है, पानी की कमी है, तो सबसे जो बेहतरीन तरीका हो सकता है वो ही हो सकता है वाटर हार्वेस्टिंग। तो वाटर हार्वेस्टिंग प्रोग्राम का इस्तेमाल करके हम इस चीज़ को दूर कर सकते हैं। नहर तंत्र का पर्याप्त विकास करके नदी जोड़ो परियोजना वगैरह आदि इसका प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट आपका वो है भी नदी जोड़ो परियोजना। तो फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। उत्तर प्रदेश की बाढ़ की समस्या पूर्वी क्षेत्रों में लखीमपुर खीरी, बहराइच, बस्ती, गोंडा, कुशीनगर से संबंधित है। इस क्षेत्र में मानसून के समय नदियां भारी मात्रा में मिट्टी लाती हैं, जिससे इन क्षेत्रों में बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाती है। अब देखेंगे बाढ़ से निपटने के उपाय। आपने पहले सूखा बताया कहाँ पर है, और फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश में बाढ़ का बताया आपने। तटबंध तथा बैराजों का निर्माण करके मानसून से पूर्व नदियों का गाद हटा के, क्योंकि सबसे जो अधिक बाढ़ आती है वो नदियों के द्वारा लाए गए जो गाद होते हैं उसके माध्यम से ही आती है। ठीक है, नदी जोड़ो परियोजनाओं के माध्यम से भी जो अतिरिक्त जल है उसको हम बुंदेलखंड की तरफ जो है प्रभावित कर सकते हैं, और वहाँ की सूखे की समस्या और यहाँ की बाढ़ की समस्या समाप्त हो सकती है। और साथ साथ में जो प्रशासनिक व्यवस्था में है उसमें सुधार लाना आवश्यक है, क्योंकि बहुत सारी परियोजनाएं लंबित रह जाती हैं भ्रष्टाचार आदि कारणों से। भारत सरकार ने जहां बुंदेलखंड के क्षेत्र के लिए 10,000 करोड़ रुपए के 500 कार्यक्रम चलाए, वही बाढ़ से निपटने के लिए भी सरकार प्रयासरत है। तो आपने बता दिया, एक 8 नंबर का सवाल था ये। एक क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश कोविड-19 के द्वितीय लहर में अत्यधिक प्रभावी रहा। उत्तर प्रदेश में इस तरह की महामारी के निपटने के संदर्भ में नए उपायों को सुझाइए। एक तो कोरोना वायरस जो आया और जो है, और शायद चलो चला भी गया, लेकिन अगर भविष्य में अगर ऐसी कोई आपदा आती है तो उत्तर प्रदेश सरकार कहाँ तक सक्षम है इसको निपटने के लिए। ठीक है, तो कोरोना वायरस का प्रसार चीन के वुहान प्रांत से 2021 की दूसरी लहर आई, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश के मई माह में लॉकडाउन लगा, जो कि वर्तमान सप्ताह के, मतलब ये पुराना अपडेट है, इसको आप नया कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कोरोना वायरस के कारण उत्तर प्रदेश में क्या क्या नुकसान हुए। ठीक है, क्योंकि हमें वो डाटा देना होगा। तो उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस की वजह से कुल 22,773 मौतें हुई हैं। उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन की वजह से आर्थिक गतिविधियां बंद हुई, आर्थिक रूप से जो है समस्या उत्पन्न हुई। उत्तर प्रदेश में मुख्यतः छोटे स्तर पर व्यावसायिक और व्यापारिक गतिविधियां जो है प्रभावित हुई।
और उत्तर प्रदेश में मध्यम वर्ग के जो परिवार थे उन पे आय का संकट उत्पन्न हुआ। ठीक है, क्या क्या उपाय किए गए? प्रत्येक जिले के लिए कोविड आईटी सेल का गठन किया गया था सरकार द्वारा। संक्रमण का विस्तार न हो इसलिए लॉकडाउन लगाया गया। स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतरी के लिए निजी अस्पतालों में को भी कोविड अस्पतालों में बदला गया। और उत्तर प्रदेश में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में तीव्र वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चलाया गया। ठीक है, ये बता दिया। अगर अब पूछे कि क्या और नया किया जा सकता है, भाई अगर मान लीजिए ऐसी समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि आने वाला समय जो है वैक्सीन वॉर है, तो महामारी से निपटने के लिए साइबर तकनीक का प्रयोग बेहतर प्रबंधन के लिए किया जा सकता है। महामारी के प्रसार को रोकने के लिए सैटेलाइट आधारित प्रशिक्षण प्रणाली का उपयोग किया जा सकता है कि देखिए कहाँ से क्या कैसे लोग ट्रैक कर रहे हैं चीज़ों को। जिला प्रशासन में आधुनिक प्रशिक्षण दिए जाने की कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जा सकता है। और खाद्य आपूर्ति के लिए वन नेशन वन कार्ड योजना को भी तेजी से लागू किया जा सकता है। आपने ये सारी चीज़ें बता दी, ये सब व्यवहारिक जो है पक्ष हैं जो अपने पास हैं। इन उपायों के माध्यम से महामारी को रोकने में सहायता मिलेगी। तीसरा क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा, जो कि आपके पेपर 6 का पार्ट है, उसको बताने का प्रयास कीजिए। में क्या चुनौतियां हैं इसके बारे में आपको बताना है। तो आंतरिक सुरक्षा से एक बड़ी चुनौती क्या है क्या नहीं है इसके बारे में हम बताएंगे। ठीक है, और कैसे ये चुनौती से हम निपट सकते हैं, क्या दिक्कतें आ सकती हैं, क्या क्या हो सकता है, इसके बारे में हम लोग बताने का प्रयास यहाँ पर करेंगे। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हम लोग क्या करने वाले हैं इस चीज़ को लेके। ठीक है, तो स्टेट द एग्जिस्टिंग चैलेंजेस बिफोर द इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो क्या क्या चुनौतियां हैं हमारे पास? नेपाल सीमा द्वारा घुसपैठ, जातीयता, कट्टरपंथी और अतिवादी विचारों का प्रचार प्रसार, संगठित अपराध और आंतरिक आतंकवाद। देखिए ये 4-5 समस्याएं हैं जो उत्तर प्रदेश की इंटरनल सिक्योरिटी को जो है प्रभावित कर रही हैं। ठीक है, और नई चुनौतियां क्या क्या हैं इसके बारे में बात करेंगे। देखिए सबसे बड़ी इंटरनल सिक्योरिटी की जो दिक्कत आती है वो आती है जहां पर भारत की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगती है, और इसी प्रकार से जहां उत्तर प्रदेश की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगेगी, तो उत्तर प्रदेश की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन से लगाती है? नेपाल। तो इंटरनल सिक्योरिटी हमेशा से वही से ही उत्पन्न होगी जहां से अंतर्राष्ट्रीय सीमा की शुरुआत होती है, क्योंकि आंतरिक सुरक्षा को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा जो कारक होता है वो अंतर्राष्ट्रीय कारक होते हैं। इसमें नेपाल सीमा जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, तो नेपाल सीमा द्वारा घुसपैठ, नेपाल से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा में आतंकी घुसपैठ, ड्रग्स व्यापार, जाली करेंसी का व्यापार, मानव तस्करी आदि जो है प्रमुख चुनौतियां हैं। दूसरा है जातीयता। राज्य में धर्म, भाषा या क्षेत्र आदि की संकीर्ण आधारों पर अनेक समूहों संगठनों के लोगों में सामाजिक विषमता बढ़ाने का समानांतर प्रयास करते हैं, जो कि विद्वेषपूर्ण मानसिकता का विकास करता है। वर्तमान में आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से क्या हो रहा है, जैसे चुनाव वगैरह आते हैं तो क्या होना शुरू हो जाता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये क्या है, ये आपस में इंटरनल डिस्प्यूट उत्पन्न करने के लिए की गई। हो सकता है कि इसमें कुछ लोग समर्थक भी हों, लेकिन इसका प्रयोग जो है देश तोड़ने वाली ताकतें अधिक कर रही हैं, जिसको हम आम मानस के रूप में समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, और उनके बहकाव में आके उनके हिसाब से काम करना शुरू करते हैं। तीसरा है कट्टरपंथी एवं अतिवादी विचारों का प्रचार प्रसार। एक धर्म विशेष को लेकर एक भयंकर रूप से क्या होता है, प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जिससे दूसरा धर्म प्रभावित हो रहा है। ये भारत की एकता के लिए ठीक नहीं है। इसमें अलगाव और बहिष्करण, क्रोध तथा निराशा और अन्याय का शिकार होने के लिए मजबूत भावना शामिल होती है। लोगों को इस तरीके से बरगलाया जाता है कि उनका अब कुछ नहीं रहा, अब आपके सामने देश खतरे में है, राष्ट्र खतरे में, इस तरीके की भावनाएं उत्पन्न की जाती हैं। तो इन चीज़ों से भी क्या होता है, राष्ट्रीय एकता को प्रभाव पड़ता है। संगठित अपराध एक बहुत बड़ा कारण जो क्या कर रहा है, उत्तर प्रदेश में आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती बना हुआ। प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक तथा अन्य लाभों के लिए 3 या इससे अधिक व्यक्तियों
ये अपराध की संगठित अपराध की परिभाषा है। गंभीर अपराध के लिए अगर एकजुट होते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? संगठित अपराध। और ऐसे अपराध उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा हैं। हालांकि वर्तमान सरकार इस पर लगातार प्रयास कर रही है। आपको जैसे पता है अभी कई इनकाउंटर्स और कई ऐसी चीज़ें हो गई हैं, इसका एग्जाम्पल भी आप यहाँ दे सकते हैं। लेकिन पूर्व में ये चीज़ें होती रही हैं। ठीक है। आंतरिक आतंकवाद। आंतरिक आतंकवाद प्रदेश सरकार के समक्ष दोहरी चुनौती के रूप में उभर कर आया है, जो कि क्या हो रहा है, रह रहे हैं देश में लेकिन स्लीपर सेल्स के रूप में काम कर रहे हैं। ये भी एक समस्या है। उत्तर प्रदेश में कुछ जिले ऐसे हैं जो कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए संदर्भ में? वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश ने सरकार ने उत्तर प्रदेश संगठित अपराध नियंत्रण कानून यूपी कोका को पारित किया, जो निम्न विशेषताएं रखता है। अपराधी की गिरफ्तारी तभी होगी जब अपराध में कम से कम 2 संगठित अपराध किए गए हों। ठीक है। दाखिल किए गए 180 दिन का समय मिलेगा। अपराधी 30 दिन के रिमांड पर लिया जा सकेगा और न्यूनतम सजा 5 वर्ष या मृत्युदंड तक होगी। तो एक बड़ा स्टेप जो है गवर्नमेंट ने लिया था। कुछ प्रोएक्टिव रणनीतियां क्या क्या अपनाई गई हैं? गुप्तचर संस्थाओं को मजबूत किया जा रहा, जैसे कि आपका क्या कहते हैं उसे, एलईओ, उसे मजबूत किया जा रहा है। लियो जो डिपार्टमेंट है आपका, जो गुप्त सूचना इकट्ठा करता है उत्तर प्रदेश पुलिस की। सुरक्षा बलों के जवानों को बेहतर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ग्रामीण जो सेवाएं हैं या स्वयंसेवी संस्थाएं उनको मजबूत किया जा रहा है। नेपाल के साथ सीमा प्रबंधन में सीसीटीवी कैमरे, थर्मल इमेज, नाइट इमेज आदि डिवाइसों का प्रवेश किया जा रहा है और बेहतर संवाद स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। निष्कर्ष क्या है? लिखना नहीं हेडिंग के रूप में, लेकिन ध्यान रखना है कि निष्कर्ष एक बेहतर उत्तर की आधार कुंजी होती है। उपयुक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि यूपी को का कानून आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों को समाधान में कारगर कदम है, किंतु इसके साथ ही कुछ सहायक तरीकों को अपनाकर प्रदेश में न केवल अपराध को नियंत्रित किया जा सकता है बल्कि शांति और सुरक्षा को भी स्थापित किया जा सकता है। जो चौथा सवाल है हमारा, बहुत बड़ी बेहतरीन सवाल है, जो वर्तमान राजनीति और वर्तमान जो संचालन प्रक्रिया उस पर आधारित है। हालिया वर्षों में उत्तर प्रदेश में गुंडा राज और बाहुबली पर शिकंजा कसने की वजह से कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है। समालोचनात्मक मूल्यांकन करिए। तो इसके बारे में तो आपके पास काफ़ी एग्जाम्पल, काफ़ी कंटेंट है, तो हम लोग इसको बात करेंगे क्योंकि क्वेश्चन आने की पूरी गुंजाइश है। ध्यान रखिए, इंटरव्यू में पीसीएस 22 में खूब सवाल पूछा गया है, तो मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत कानून व्यवस्था राज्य सूची का विषय है, बताया आपने। एनसीआरबी द्वारा जनवरी 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश महिलाओं के खिलाफ अपराध दर में देश पहले स्थान पर है। बताइए कितने आप में स्थिति बुरी है। 2019 की एक रिपोर्ट है, उसके अनुसार अनुसूचित जातियों के खिलाफ सबसे आगे है और प्रदेश में कुल 3.53 लाख अपराध जो है दर्ज किए गए, उसका 10% उत्तर प्रदेश से ही है। तो ये अपने आप में डाटा डरावने हैं। 2019 का एक और डाटा कहता है कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा जो है 7.3% थी और साइबर अपराध 63% की वृद्धि यहाँ पर दर्ज की गई है। तो ये डाटा जो है अपने आप में सरकार को परेशान करने वाला डाटा है। तो अब आपको ये लिखना है, डकैती, लूट, हत्या और हत्या का प्रयास, दुष्कर्म, पॉस्को एक्ट जैसे अपराधों के लिए राज्य की कानून व्यवस्था हमेशा चुनौतियों का सामना करती रही है। डकैती, लूट, हत्या आदि के प्रयास में पॉस्को एक्ट जैसे अपराधों को कानून व्यवस्था में हमेशा चुनौती उत्पन्न हुई है। ये एकदम सेम हो गया डाटा, इसको आप लोग लिख सकते हैं। नया डाटा आपके पास हो, नया डाटा मेंशन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि सरकार द्वारा क्या उठाए गए कदम इस संदर्भ में। मेन क्वेश्चन का क्रक्स होता है कि सरकार ने आखिर किया क्या। समस्या तो हर गवर्नमेंट में है, आखिर उत्तर प्रदेश सरकार कर क्या रही है। तो संगठित अपराध अधिनियम 2017 को कठोरता से लागू किया जा रहा है, जिससे अपराध की दर में कमी आई है। और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अगस्त 2020 की जारी रिपोर्ट के अनुसार डकैती के मामलों में 2016 के सापेक्ष 2020 में 75% तक की कमी और 2012 के सापेक्ष में भी 75% की कमी दर्ज की गई है। ठीक है, डकैती वाले मामले में। लूट के मामले में भी 65 और 54% की गिरावट आई है
और हत्या के मामले में 26 से घटकर 29% बढ़ गया मामला। ठीक है, तो सरकार अभी सही से काम नहीं कर पा रही कुल मिला के। फिरौती के मामले में अगर बात की जाए 2016 के सापेक्ष 2020 में 54 के मुकाबले 2016 के मुकाबले 2012 में जो 64 से 54 हो गया है। बलात्कार के मामले 2013 के मुकाबले 2020 में 25% की कमी आई है। पॉस्को एक्ट जो 1 जून 2019 और 30 के मध्य जो लागू किया गया है उसमें 922 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। ये डाटा और हो सकता है नए, देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो डाटा वाले प्रश्न है ना, इसमें आप नए डाटा डाल सकते हैं और ऐसे डाटा डालिए जो सरकार की थोड़ी सी बड़ाई करें। हो सकता है हमारे डाटा हो सकता है कि ऐसा वो सरकार की बुराई कर रहे हो, लेकिन आप डाटा को बदल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, डाटा अपने हिसाब से कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं कि सर ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, वो सब पॉलिटिकल होता है। आप अपने हिसाब से डाटा लेकिन डाटा ओरिजिनल रखिएगा, ऐसा नहीं कि अपने हिसाब से जो मन कर रहा हो डाटा डाल दिए। ये हमने डाटा थोड़ा सा पुराना डाटा है, लेकिन नए डाटा का प्रयोग कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत है नहीं आपके लिए। ठीक है, तो निष्कर्ष लिखेंगे, राज्य में अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए एवं जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस कमिश्नरी प्रणाली के बारे में जरूर बताइए कि जो उत्तर प्रदेश में जगह जगह लागू कर दी गई है, उसके बारे में आपको बताना जरूरी है, उसको बताइए जरूर से आप। ठीक है, तो भैया ये था आपका 4 सवाल। ऐसे ही लेवल क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए क्वेश्चन में पीडीएफ में कोई कमी नहीं आएगी। रिकॉर्डिंग थोड़ा सा बच्चे मैसेज कर रहे थे कि सर पिछली रिकॉर्डिंग छूट गई थी, उस पर भी काम कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ऐसा नहीं है, हमारी टीम बड़ी छोटी सी है लेकिन कंटेंट हमारा बड़ा मजबूत है और हमें आवश्यकता है कि आप तक मजबूत कंटेंट पहुँचाएँ। हम लोग काम कर रहे हैं, ज़रूर पहुँचाएँगे आप लोग तक, निश्चित रहिए इस चीज़ के लिए, परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।